जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। टटन, खा लो बेटा, खाने का अपमान नहीं करते, अन्न का अपमान होता है। नहीं दादी, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। ओह, आजकल बड़ा परेशान करता है ये। शकुंतला देवी खाने की थाली लेकर अपने पोते टोटोन के पीछे दौड़ रही थी। इस उम्र में इतनी ज्यादा दौड़ धूप क्या हो सकती है? अभी 75 पार हो गई हैं। पहले की बात और थी, मगर ये टोटोन है कि जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे बदमाश होता जा रहा है। उनके बहू बेटा दोनों ही नौकरी पेशा हैं। पति का देहांत हो चुका है, इसलिए बेटे पर ही निर्भर है। अब बेटे के बेटे की देखभाल करने की जिम्मेदारी तो उन्हीं पर है, और खाना लेकर टोटोन जो उनको नाको चने चबवाता है वो तो वही जानती है। टोटन, आखिरी बार कह रही हूँ, खा लो, नहीं तो बाहर गाय कुत्तों को डाल दूंगी। आंखें दिखाती हुई शकुंतला देवी ने कहा। उनका गुस्सा टोटोन को डराने के बजाय और हंसा गया। अंत में शकुंतला देवी ने ब्रह्मास्त्र निकाला। ठीक है, मत खाओ। सोचा था खाना अच्छे से खा लोगे तो भात कटु के बारे में बताऊंगी, मगर अब क्या। सुनते ही टोटोन जैसे रस्सी से बंधा हुआ दादी की तरफ दौड़ता हुआ आ गया। क्या 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 दादी, क्या? कुछ नहीं। नहीं, तुमने अभी कुछ कहा। वो खाना खाने वालों के लिए है। एक ऐसी पिशाच जो खाने को गंदा कर देता था। लोगों के मुंह में खाना ले पाना भी संभव नहीं होता था। सुनाओ ना। वो खाना खाने वालों के लिए है। तुम तो खाना खाओगे नहीं। अचानक ही जैसे वो अपने दादी के हाथों में रखे भात के ग्रास पर टूट पड़ा। मैंने खा लिया दादी। दादी सुनाओ ना, सुनाओ ना। नहीं भाई, फिर तुम डरोगे, रात में तुम्हारे पिताजी मुझे डांटेंगे क्यों तुम्हें यह कहानी सुनाए। नहीं, मैं नहीं डरूंगा दादी। दादी सुनाओ। मैडम आइए। कार रुकते ही ड्राइवर ने दरवाजा खोल दिया। बाहर निकलते ही सामने का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी दुर्गा। सामने इस प्राचीन से सुविधा विहीन गांव में ऐसा घर देखने को मिलेगा उसने सोचा भी नहीं था। घर जितना ऊंचाई में बड़ा था उतना ही चौड़ाई में भी बड़ा था। प्रविष्ट होते ही साथ सुंदर रमणीय मूर्ति की फव्वारा, दोनों तरफ गार्डन में बैठने की व्यवस्था, सब कुछ उसके लिए आश्चर्यजनक सा था। चिट्ठी में वैसे शैलेश्वर बाबू ने लिखा था कि बीहड़ ग्रामीण क्षेत्र होने के बाद भी उनके घर में शहर जैसी सारी सुख सुविधाएं उन्हें मिलेंगी, मगर चिट्ठी का क्या, जरूरत में पड़कर लोग ऐसा लिख ही देते हैं। अरे मूर्ख, बाहर क्यों खड़ा करके रखा है? जल्दी उन्हें अंदर लेके आ। अंदर से एक गंभीर स्वर सुनते ही ड्राइवर जैसे सर से पैर तक कांप उठा। मैडम, जल्दी अंदर चलिए, वरना मेरी खैर नहीं। दुर्गा ने सोचा सूरज देव इस वक्त सर के ऊपर है और जिस तरह की तपिश गिरा रहे हैं, ज्यादा देर धूप में खड़ा रहना ठीक नहीं होगा। इस रमणीय परिवेश को तो वो शाम को भी देख सकती है, सोचकर घर के अंदर प्रविष्ट हो गई। मगर दरवाजे से प्रविष्ट होते ही वो चौंक पड़ी। सामने दो महिलाएं खड़ी थी। एक ने हाथ में बड़े से कांसे का थाला लेकर रखा था और दूसरे में बड़ा सा लोटा था। पहली महिला बोली, आइए, आपके पैर धो देते हैं, इसमें पैर रखिए, दूध से आपके पैर धुलाएंगे। सुनकर चौंक पड़ी थी दुर्गा मॉडर्न एज की लड़की है। इस तरह के आचार व्यवहार उसके बिल्कुल भी पसंद नहीं। सुनकर जैसे उसके चेहरे में शर्म की लाली सी आ गई थी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक अंदर से आवाज आई,
ये कहने से कैसे हो सकता है? हमारे गांव का रिवाज है, हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। आ रही आवाज की तरफ दुर्गा ने देखा। एक विशाल व्यक्तित्व के व्यक्ति खड़े थे। जैसी आवाज में गंभीरता वैसे ही व्यक्तित्व में गंभीरता देखकर स्वतः ही सर झुकाने को मन करता है। मगर उस व्यक्तित्व से प्रभावित न होते हुए दुर्गा बोली, देखिए, मैं आप लोग के आचार व्यवहार का पूरा मान सम्मान करती हूं, मगर मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता है कि मेरे पैर कोई छुए, इसलिए मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा। उस व्यक्ति के आंखों में आंखें रखकर ही बोला था दुर्गा ने यह बात। सुनकर वो भी चौंक गए थे। एक 23-24 साल की लड़की इतनी हिम्मती कि उनसे ऐसी बातें कह दे। कुछ पल को चुपचाप रहकर दुर्गा को ऊपर से नीचे तक उन्होंने पर्यवेक्षण किया और फिर नकली हंसी हंसते हुए नौकरों को अंदर चले जाने के लिए कहा। फिर हाथ जोड़कर दुर्गा की तरफ देख के बोले, नमस्कार, मैं ही शैलेश्वर हूं, आपको मैंने ही बुलाया था, आइए अंदर आइए। अंदर पहुंचते ही दुर्गा और भी आश्चर्यचकित हुई। घर बाहर से जितना सुंदर और विलासतापूर्ण है, हाँ, अंदर लगता है दूना है। जिस बरामदे में उसे बिठाया गया था वही तो 3-4 कमरे बनाए जा सकते थे। अंदर से एक वृद्ध महिला आई। ये शैलेश्वर की पत्नी चारुलता थी। चारुलता के अंदर जाते ही वही 2 नौकरानियां फिर से बाहर आई। इस बार बड़े बड़े थाल में लगभग हर तरह की मिठाइयां सजोई हुई थी और लाकर दुर्गा के सामने रख दिया। देखकर दुर्गा बोली, ये क्या है? मैं इतना सारा नहीं खा सकूंगी। चारुलता कुछ बोलती उससे पहले ही शैलेश्वर कमरे में प्रविष्ट हो चुके थे। अपनी आराम कुर्सी पर बैठते हुए बोले, जितना खाना है उतना ही खाओ। हमारे यहाँ मेहमानों के लिए थोड़ा बहुत नहीं परोसते। हम लोग जमींदार लोग हैं, जो भी करते हैं विलासतापूर्ण करते हैं, इसलिए मेहमानों का स्वागत भी हम खुलकर करते हैं। अब ये मेहमान की इच्छा है और उसकी खाने की क्षमता है, वो कितना खा सकता है, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है। मुस्कुराकर दुर्गा बोली, ये सब तो ठीक है, मगर जिस काम के लिए आई हूं वो बताइए। चिट्ठी में तो आपने बस लिखा था कि बहुत मुसीबत में है। क्या मुसीबत है, क्या है, ये सब अगर खुलकर बताते तो अच्छा होता। अचानक ही शैलेश्वर जी के मुंह में एक शैतानी हंसी खेल गई। पत्नी की तरफ देखकर कुछ इशारा करते हुए बोले, सब कुछ अगर मैं ही बता दूंगा तो तुमको यहां किस लिए बुलाया है? तुम आई हो, तुम ही बताओ मुझे क्या तकलीफ है, तब तो मेरा विश्वास बढ़ेगा। दुर्गा भी मुस्कुरा उठी। तो महाशय परीक्षा करना चाहते हैं। इसके साथ साथ उसने आंखें बंद कर ली और अपने दिमाग पर जोर डाला। कुछ देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक बंद आंखों के साथ ही दुर्गा के होंठ हिलने लगे। आप लोगों की जो समस्या है वो इसी घर में है। खाने के सामान के साथ इसका कोई संबंध है? सड़े हुए चावल की बदबू आ रही है घर के पिछवाड़े से। उधर क्या कुछ दिनों से बासी चावल फेंका जा रहा है? और कुछ देर के लिए रुकी दुर्गा। सामने का दृश्य बदल रहा था और जो भी दृश्य देख रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था। अचानक शैलेश्वर बोल पड़े, और आपका छोटा बेटा जो पिछले साल पटाखे फोड़ते हुए आग लगने से मारा गया था, उसका ठीक से अंतिम संस्कार किया था आपने? उसका एक अस्तित्व इस घर में देख रही हूं मैं, खासकर पहली मंजिल के कोने के आखिरी वाले कमरे में। दुर्गा की बातें सुनकर शैलेश्वर जी के चेहरे में अब एक सफेद पन आने लगा था। पत्नी की तरफ देखा उन्होंने। पत्नी का चेहरा भी अब सूख सा गया था। वो बोल पड़ी, मैंने तुमसे कहा था बच्चे का अंतिम संस्कार ठीक से कराओ, सुना नहीं ना मेरी बात? अचानक दुर्गा ने आंखें खोल दी। आपकी जो समस्या है उससे आपके बेटे का कोई सीधा संपर्क नहीं है। हाँ, एक इच्छा की वजह से वो यहाँ रुक गया है। वो आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा है। आप लोग उसे समझने में गलत है। जो भी हो, एक पुरोहित बुलाकर उसकी श्राद्ध शांति अच्छे से कराइए। असली में आत्मा का कोई प्रभाव अगर रह जाए तो गृहस्थ के घर में बुरा प्रभाव पड़ता है। और कुछ जानना चाहते हैं? सुनकर चौंक पड़े थे शैलेश्वर। नहीं, तुमने
जो भी कहा सच था। मेरी ही भूल हुई, तुम्हें इस तरह से परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। खैर, छोटे का शादा शांति अच्छे से करा दूंगा, वरना जिस लड़के ने हमारे खानदान का मुंह काला किया उसके लिए। हाँ, छोड़ो ना वो सब बात। अचानक ही चारुलता बोल पड़ी और फिर बात को घुमाने के लिए बोल पड़ी। अब तुम अपने कमरे में जाके थोड़ा आराम कर लो बेटी। असली में मेरे बेटा, बहू, देवर सब बाहर निकले हैं। शाम को जब सब एक साथ इकट्ठा होंगे तभी वहां पर तुम्हें हमारी असली समस्या के बारे में बताएंगे। ठीक ठीक है, दुर्गा बोल पड़ी। मगर दुर्गा सामान्य नहीं थी। उसके मन में एक अजीब सी कश्मकश थी। जब तक उसने अपनी क्षमताओं का प्रयोग नहीं किया था तब तक ठीक था, मगर प्रयोग करते ही साथ एक अजीब सी कश्मकश उसके दिमाग में थी। कहीं से लगातार किसी के रोने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अपना मुंह दबाए रोई चला जा रहा है। इस घर के किसी कोने से नहीं, बल्कि सुदूर अतीत से ही आवाज आ रही थी। इस घर की उस भयानक मुसीबत जिससे निपटने के लिए दुर्गा आई है, उसके साथ इस रोने का कहीं ना कहीं गहरा संबंध है। मगर अब ये रोने की आवाज असह्य होती जा रही उसके लिए। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को ढक लिया। देखकर चौंक पड़ी थी चारुलता। क्या हुआ बेटी? अब नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा पानी पीऊंगी। एक सूखी हंसी हंसकर बोल पड़ी दुर्गा। आईने के सामने खड़े होकर अपने गले में पहने हुए लॉकेट को देख रही थी दुर्गा। लॉकेट एक खास रचना है, एक वृत्त जिसके अंदर बनी हुई है एक आंख, और उस आंख में पुतली की जगह लगा है एक नीला पत्थर। इस लॉकेट का एक खास नाम है एक्योमोटरिस, और इसका अपना एक अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व, जो अपने अनुसार काम करता है। कुछ खास परिस्थितियों में इसका व्यवहार बदल जाता है। दोपहर को सोते हुए महसूस किया था दुर्गा ने, लॉकेट का ताप सामान्य ही रहता है, कंपन भी बहुत कम और आवाज नहीं के बराबर। मगर अब इसका ताप घटता जा रहा है, कंपन जैसे बढ़ रहा है और एक हल्की छिन छिन की आवाज बार बार आ रही है। ये लक्षण अच्छे नहीं है। और जले हुए कपूर की बदबू वो भी तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अचानक एक नौकरानी आकर बोली, आपको सब नीचे बुला रहे हैं। नीचे जाते ही बहुत सारे लोगों को गंभीर चेहरा लेकर बैठे हुए देखा। उसके आने की आहट पाते ही सब जैसे नकली हंसी मुस्कुरा उठे। यहां पर थे शैलेश्वर बाबू के दो भाई, भद्रेश्वर और गोपेश्वर। इनमें भद्रेश्वर बाबू ने विवाह नहीं किया है, गोपेश्वर बाबू का विवाह हुआ है। उनके जुड़वा बच्चे हैं। शैलेश्वर बाबू के भी दो लड़के हैं। एक लड़का छोटा पिछले साल ही मारा गया है, बड़ा लड़का शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा है। अचानक ही शैलेश्वर बाबू बोले, बहुत तो बातचीत हो गई, अब असली समस्या बताऊं? हाँ बिल्कुल। असली में पिछले 1 महीने से यह समस्या हो रही है। पहले तो लगा था मन का भूल है, मगर जब सबको यह सब अनुभव होने लगा तो लगा मन का भूल नहीं हो सकता, कुछ और ही है। शैलेश्वर बाबू के व्यक्तित्व में ऐसी भाषा थोड़ी अजीब लग रही थी। पता नहीं इस घर में कैसा अभिशाप लगा है, यहां पर भात नहीं बनाया जा सकता है। चावल धोकर भात की हाड़ी बैठाने पर थोड़ी ही देर में भात की हाड़ी में राख तैरने लगती है और भयानक बदबू। जबकि भात की हाड़ी जब उतारी जाती है तो उसके अंदर एक भी दाना चावल का नहीं मिलता है। पहले लगा कोई जानबूझकर कर रहा है, मगर धीरे धीरे समझ में आने लगा ये कोई साधारण घटना नहीं है, साधारण घटना नहीं है। उनके स्वर जैसे कांप रहे थे। अचानक ही गोपेश्वर बोल पड़े, दादा आप रुकिए। मध्यम कद के गोपेश्वर बाबू दुर्गा की तरफ देखकर बोले, पहले हम लोगों ने समझा हो सकता है चावल खराब हो, चावल बदल के देखा, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर सोचा बाहर से भात मंगा लेते हैं, मगर ये क्या, हाथ मुंह में देने जाएंगे, अचानक उसमें से राख की बांस आने लगती है। अचानक ही गोपेश्वर बाबू की पत्नी बोल पड़ी, बस इतना ही नहीं, अचानक रात में दिखता है घर में यहाँ वहां भात और खून पड़ा हुआ है। खून? सुनकर चौंक पड़ी थी दुर्गा। नहीं, खून की घर में उपस्थिति किसी भी तरह से अच्छी नहीं होती है।
घर जैसे छनछना सा उठा था और उसके साथ साथ रोने की आवाज फिर से दुर्गा के कानों में पड़ रही थी। हाँ, खून। पहले तो सोचा था बिल्ली वगैरह का काम होगा, मगर जैसे जैसे दिन बीतने लगे एक सामान्य से बिल्ली का पूरे घर में इस तरह से खून मिला चावल फैला पाना संभव नहीं हो सकता है। खून। एक बार फिर से जैसे घर का वातावरण पूरा झंझना उठा, रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी। दुर्गा को समझ में आ रहा था कहीं भी भूल नहीं हो रही है। इस घर के किसी भयंकर अतीत के साथ वो रोने की आवाज बंधी हुई है। जैसे जैसे खून का उच्चारण होता था, घर जैसे पूरी तरह से आंदोलित होने लगा था। अचानक एक अजीब घटना घट गई। शैलेश्वर बाबू के दूसरे नंबर के भाई भद्रेश्वर अभी तक आंखें बंद किए चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। अचानक गुस्से के साथ वो खड़े हो गए और चीख पड़े, सब नाटक हो रहा है, नाटक। शहर से महिला लाकर नाटक खेला जा रहा है, हा? जानते नहीं हो दादा, जानते नहीं हो इस सब के पीछे क्या है? तुम्हारे अतीत में किए गए पाप ही हैं, वही हम सबको भुगतने पड़ रहे हैं। और ये सब दिखावा क्यों कर रहे हो? छोटे, तू आजकल बहुत बदतमीज होता जा रहा है। शैलेश्वर बाबू चीख पड़े, अच्छा हुआ हूं तुम्हारे पैसे का खाता नहीं, ये व्यापार पैसा, इसी के घमंड में तुम मरोगे। एक बार मन से सोचो तो, किस पाप की वजह से ये सब हो रहा है? इस पैसे से तुम सुख पाओगे, राख पाओगे, राख। शैलेश्वर बाबू कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक भद्रेश्वर कमरे से तेजी से बाहर निकल गए। सबके चेहरे और गंभीर हो गए। कमरे की सन्नाटे को शैलेश्वर ने ही तोड़ा। तुम कुछ मानना मत बेटी, को ऐसा ही है। जन्म भर ना तो पिताजी उसे इंसान बना पाए, नहीं मैं। जिंदगी भर खुद कुछ नहीं करेगा और दूसरे को करते देखेगा तो जल के मरेगा। दुर्गा ने एक नकली हंसी हंसी। उसके कानों में गूंज रहे थे भद्रेश्वर के वही शब्द, कौन सा पाप, कौन सा पाप किया है शैलेश्वर बाबू ने इस घर के अतीत के साथ? क्या वो समस्या का कारण वही है? कोई भी एक दाना अन्न का भी मुंह में नहीं दे पा रहा है इस घर में। चारुलता बोल पड़ी, अन्न मुंह में देने से ऐसा लगता है जैसे जैसे राख चबा रहे हैं, पूरा शरीर बिलबिला उठता है। और तुम कुछ करो बेटी, तुम कुछ करो। चारुलता की बातों से दुर्गा के मन में भी ये बात जाग उठी। घर में प्रविष्ट होते ही उसने इस बात को महसूस तो कर लिया था, पूरे घर में जले हुए कर्पूर की बदबू आ रही है। तो क्या वो जो सोच रही है? और एक बात है। अचानक शैलेश्वर बीच में ही बोल पड़ने की बात अभी तक वो चुपचाप सुन रहे थे। अपनी आराम कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गए और बोले, हर रात को जब सोने जाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे गले में एक गिलास भात अटक गया है। ऐसा लगता है कोई गला दबा रहा है और उसके बाद सांस बंद होने लगती है, फिर उल्टी। और उल्टी के साथ क्या निकलता है जानती हो क्या? कुछ देर तक अपने चेहरे पर आ गए डर के भावों को काबू करने और फिर पत्नी की तरफ देखकर धीरे से बोले, भात और खून, जबकि पिछले 1 महीने से एक अन्न का दाना भी पेट में नहीं जा पाया है। ये कैसे संभव है बताओ? सुनकर दुर्गा चौंक पड़ी थी, अपने होठों को अपने दांतों में चिबाने लगी थी। संभव है जो मैं सोच रही हूं, अगर वो है तो संभव है। क्या है? चारुलता पूछ बैठी, मगर दुर्गा ने इसका जवाब नहीं दिया। अभी तो मन ही मन एक शब्द बोल पड़ी, भात कटू। समय मध्यरात्रि का, पूरे घर में सन्नाटा फैला हुआ है। अचानक दुर्गा की नींद टूट गई। एक तो ठीक से कुछ खा नहीं पाई थी, जो भी खाना मुंह में ले रही थी एक अजीब सी राख की बदबू आ रही थी। और अब पता नहीं क्यों सीने में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे घर में फैला हुआ अंधेरा उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया है। गले के पास के लॉकेट का तापमान अब बहुत कम है। एक ठंडा शीतल अनुभव वो सह पा रही है। रह रहकर जैसे शरीर मचल उठ रहा है। वैसे दुर्गा के पास एक खास क्षमता है। किसी भी घर में जाने पर उसके अतीत में जाकर वो देख सकती है, मगर
पता नहीं क्यों इस घर में वो उसका उपयोग नहीं कर पा रही है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर अतीत की घटनाओं का ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, और शायद ये घर उन्हीं में से एक है। तभी अचानक चौंक पड़ी थी दुर्गा। ये आवाज, हाँ, जैसे कोई उल्टी कर रहा है। हाँ, आश्चर्य, इतनी रात को कौन उल्टी कर रहा है? क्या शैलेश्वर बाबू? मगर आवाज तो छत की तरफ से आ रही, और वो भी बहुत तेज। शैलेश्वर बाबू छत में जाकर उल्टी क्यों करेंगे? शैलेश्वर बाबू ही तो कि कोई और? मन में एक अजीब सी विडंबना थी। नहीं, इस तरह से बैठे रहने से ही विडंबना नहीं दूर होगी, बल्कि और बढ़ेगी। बिस्तर से उठ गई और कमरे का दरवाजा खोल फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में पहुंच गई थी। आश्चर्य, घर में चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। शहर में अभी नवंबर की शुरुआत है, मगर गांव जैसे इलाके में जैसे दिसंबर के बीच का माहौल बन जाता है। ठंड बहुत तेज पड़ने लगी। कमरे से बाहर आते ही दुर्गा इस बात का अनुभव कर रही थी, मगर सबसे आश्चर्य की बात थी, पूरा घर घने अंधेरे में डूबा हुआ था। पर सोते जाते समय उसने देखा था लाइटें तो जल रही थी। फिर अचानक इतना घना अंधेरा कैसे? एक बार फिर से वही उल्टी की आवाज उसके कानों में पड़ी। आवाज सेकंड फ्लोर की छत से आ रही है, मगर इतनी रात को क्या छत में अकेले जाना उचित होगा? और इस घर के लोग कैसे हैं? इतनी तेज उल्टी की आवाज से भी किसी की नींद नहीं टूट रही है। मगर यहां खड़े रहकर भी तो एक गहरी सांस लेकर दुर्गा छत की ओर चढ़ने लगी। अंधेरी सीढ़ी चढ़ने में उसे ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी, पर कुछ सीढ़ियों बाद पैरों में एक नरम लिजली जैसा कुछ लग रहा था, और ये क्या है वो अच्छे से समझ रही थी। इसलिए सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका शरीर घिनघिना उठा था। किसी तरह से दौड़ते दौड़ते सीढ़ियां चढ़कर छत के दरवाजे तक पहुंचे। सीढ़ियां चढ़ने की वजह से अब उसकी सांसें तेज चल रही थी। गले का लॉकेट ठंडा होते होते पूरी तरह बर्फ हो चुका था। एक लंबी सांस लेकर छत का दरवाजा खोलने लगी दुर्गा। मगर ये कैसा आश्चर्य, कहाँ है छत? वो तो अपने कमरे के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई है। पर ये कैसे हो सकता है? इतनी सारी सीढ़ियां चढ़कर वो यहां पहुंची थी। पर और तभी कानों में उल्टियों की आवाज फिर से आ गई। कमरे में प्रविष्ट होते ही सामने का जो दृश्य उसने देखा वो चौंक पड़ी। उसके बिस्तर के ऊपर एक लड़की घुटने मोड़कर बैठी हुई है और बार बार गले में उंगली डालकर उल्टी करी। दुर्गा का दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है? क्या देख रही है वो लड़की? उल्टी में जो कुछ भी बाहर निकाल रही है उसे देखकर वो चौंक पड़ी थी। वो था बहुत सारा भात और खून जो उसके बिस्तर पर फैला हुआ था। वो आगे बढ़ते ही अचानक उस लड़की ने भी अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और सामने का दृश्य देखकर जैसे चौंक पड़ी थी दुर्गा। ये क्या? ये लड़की तो देखने में हूबहू उसी की तरह है। सिर्फ चेहरे में अंतर है तो लगा हुआ खून और वो खूंखारपन। दुर्गा चौंक पड़ी थी। आगे कुछ वो सोच पाती कि अचानक वो लड़की जैसे उसके ऊपर कूद पड़ी और उसे जमीन में पटक कर उसकी गर्दन को अपने हाथों से दबाने लगी। और ठीक उसके शब्दों में जैसे हिसहिसाकर बोल पड़ी, ये बात तेरे गले में मौत बन के अटकेगा। एक दाना भी नहीं निकल पाएगी तू, एक दाना भी। ये मेरा अभिशाप है। बहुत कटु का अभिशाप लगेगा तुझे। जिस बात पर तुझे इतना घमंड है वही बात गले में अटक के मरेगी तू। आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इस घर के अतीत के साथ अन्न का कोई ना कोई संबंध अवश्य है। सच सच बताइए। क्या छुपाऊंगा बेटी?
छुपाने के लिए है क्या? मैं ऐसी कोई बात होती तो तुमसे पहले बताता। आखिर तुमसे छुपा के मुझे मिलेगा क्या? शैलेश्वर बाबू के चेहरे में एक विरक्ति के लक्षण थे। अब तक कमरे के कोने में चुपचाप खड़ी चारुलता बोल पड़ी, तुम क्या कह रही हो बेटी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अन्न से ऐसा कोई संबंध तो हमें दिखता नहीं है। होता तो हम लोग खुद ही पकड़ लेते। तुम क्या कुछ समझ पा रही हो? बिल्कुल निश्चित हो पाई हूं ऐसा नहीं कहूंगी, मगर हाँ कुछ अनुमान लगा पा रही हूं। इस घर के अन्न के साथ जरूर कोई अभिशाप जुड़ा है। शैलेश्वर बाबू का चेहरा चिंता से भर उठा। बाकी लोग भी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। दोष मतलब? गोपेश्वर बाबू बोल पड़े। वो काफी देर से कुछ बोलने के लिए उत्सुक थे। एक तरह का दोष कह सकते हैं। इंसान के कर्म दोष से, नक्षत्र दोष से, भाग्य दोष से इस तरह के एक सूक्ष्म पाप लग जाता है। ये सब दोष क्या बोल रही हो? क्या इससे मुक्ति नहीं मिल सकती? मिल सकती है, मगर कुछ विशेष परिस्थितियों में। इसे आप एक तरह से कैंसर के रोग की तरह कह सकते हैं। कभी छोटे रूप में रहता है, कभी बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि फिर उससे मुक्ति पाना संभव नहीं हो पाता है। ये सब फालतू बात है। तुमको इतनी दूर शहर से किस लिए बुलाया है? तुम क्या दोष दूर नहीं कर सकती? जितने पैसे लगेंगे उसकी चिंता मत करो, तुम बस इसे दूर कर दो। तुम जब यहाँ से जाओगी इतने पैसे लेके जाओगी कि जिंदगी में तुमने उतना सोचा भी नहीं होगा। तुम जो काम करने आई हो। चुप रहिए। गुस्से से जैसे थरथरा उठी थी दुर्गा। उसके दिलो दिमाग में जैसे पानी उबल रहा था, खून फूट रहा था। देखिए, बाजार में बहुत से झूठे धोखेबाज लोग हैं जो पैसे लेकर इस तरह के काम करते हैं। आप उन्हें बुलाइए। दुर्गा पैसों की लालची नहीं है, समझ गए? मैं आपके घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगी। दुर्गा का यह रूप देखकर शैलेश्वर बाबू भी चौंक पड़े थे। पैसों से दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पैसे दिखाकर भी नहीं खरीदा जा सकता है। और ऐसे लोगों के सामने थोड़ा झुककर रहने में ही भलाई है। ये बात वो अच्छी तरह से जानते थे। उनकी बात का कुछ मानना मत बेटी, उनका स्वभाव ऐसा ही है। तुम बुरा मत मानना। चारुलता अब हाथ जोड़कर दुर्गा को मनाने लगी थी। विश्वास करो, तुमको छोटा दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम मत जाना माँ। तुम चलेगी तो हमारा और कोई सहारा नहीं रहेगा। देखो तुम्हें बेटी से माँ कह रही हूँ, दया करो। हाँ दीदी, आप जाइएगा मत। गोपेश्वर बाबू की पत्नी अब दुर्गा के पास आ गई और उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर हाथ जोड़ते हुए बोलने लगी। तो बच्चों के साथ इस घर में रहती हूँ, इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? इस घर में कुछ भयंकर हो रहा है, ये हम जानते हैं। इससे पहले कितने ही ओझा गुनीन बुलाए, कोई कुछ नहीं कर सका। एक आप ही कर सकती हो। मैं दादा के बदले आपके पैर पड़ने को तैयार हूं। मेरे दोनों बच्चों को वास्ता। हाँ, आप नहीं चाहेंगी? अचानक ही दुर्गा का दिल जैसे कांप उठा। लॉकेट से जैसे एक विद्युत का तरंग निकलकर उसके शरीर में फैल गया और अचानक ही विद्युत का झटका खाए हुए किसी इंसान की तरह वो कांप उठी। इसका अर्थ वो जानती है। उसका लॉकेट महिला की बात से पूरी तरह से समर्थन जता रहा है। वो इन लोगों को इस तरह मुसीबत में डालकर यहां से जाना नहीं चाहता है। वो चाहता है इस समस्या का समाधान हो, जो कुछ भी अशुभ है उसका अंत हो। और दुर्गा भी ऐसा ही चाहती है। ठीक है, मैं यहां से नहीं जा रही हूं, मगर हां शैलेश्वर जी, आपको अपने बात करने का तरीका बदलना होगा, विशेषकर मेरे साथ। दुर्गा ये बात शैलेश्वर की आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। शैलेश्वर के चेहरे में एक क्रूरता सी उड़ गई थी। एक 23-24 साल की लड़की उनकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह उन्हें डांट रही है, ये उनकी सोच से भी परे था। वो कुछ बोलने वाले थे कि अचानक सबके कानों में एक आवाज पड़ी। जिसके बाजार में नहीं होता उसका घर में भी नहीं होता है, समझे ना? खुद को संयमित करेंगे। हाँ। सामने खड़े थे भद्रेश्वर बाबू, शराब के नशे में पूरी तरह झूमते हुए। वो सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, दरवाजा पकड़कर खड़े थे। कुर्ते के बटन खुले, कपड़े अस्त व्यस्त। उन्हें देखते ही शैलेश्वर अपने कुर्सी से उठ खड़े हुए। तू, इस समय तेरा लौटने का समय हुआ और ऊपर से इस हाल में तू घर में आ रहा है? पूरा घर शराब की बदबू से फैलता जा रहा था। अभी तेरा लौटने का समय हुआ,
वो भी इस हाल में। और तू मुझे आचार व्यवहार सिखाएगा? हाँ, तुझे इतने दिनों तक इस घर में पाला पोसा यही मेरी भूल थी। अचानक ही भद्रेश्वर आगे बढ़े और शैलेश्वर के कुर्ते को अपने हाथों में भींचते हुए बोले, साला, मेरे बाप के घर में तुम मुझे ही धमकी दे रहा है? हाँ? बाप के मरने के समय सारे व्यापार अपने नाम किसने लिखा लिया था? हाँ? ये गोपेश्वर तो कठपुतली है, तू जैसा चलाता है चुपचाप चलता, और मैं तेरी बातों पर नहीं चलता, इसलिए मुझ पर गुस्सा है। अचानक आगे कुछ बोलते इससे पहले एक तेज थप्पड़ उनके गाल पर पड़ा और उसके साथ साथ उनका नशा जैसे काफूर हो गया, उनकी आंखें जैसे लाल हो उठी। आगे कुछ बोलते इससे पहले शैलेश्वर बोल पड़े, साला, दिन भर शराब पी के तो इधर उधर घूमेगा और पिताजी तेरे नाम व्यापार लिख जाएंगे? हैं? किस विश्वास पे लिख के जाते? और जो भी वो लिख गए थे, आज उससे चौगुना बनाया है अपनी अकेले की मेहनत से। तेरे हाथों में दे के जाते तो अभी तक तो सब कुछ पानी बना दिया होता। हैं? तुझे तो अपना भाई कहने में भी मुझे शर्म आती है। निकल जा इस वक्त घर से। उनकी ये बात सुनकर आश्चर्यजनक तौर पर खिलखिलाकर हंस पड़े भद्रेश्वर और फिर अपनी हंसी रोकते हुए बोले, जाऊंगा, इस घर में रहने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, मगर ऐसे नहीं जाऊंगा। पहले तेरे गले में भात अटक कर तुझे मरते देखूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। तेरे गले में भात अटक कर तू छटपटा कर मरेगा तू। और इसके बाद एक पल भी वहां ना रुकते हुए वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ चले गए। पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, सब जैसे पत्थर की मूर्तियां बन गए थे। एक अकेली दुर्गा को ही महसूस हो रहा था। घर में जले हुए कपूर की बदबू पड़ रही थी, थोड़ा थोड़ा करके। कमरे में अकेले बैठी हुई थी दुर्गा। कल रात की घटना को बार बार सोच रही थी। आज सवेरे उसने अपने आप को कमरे की फर्श पर पड़ा हुआ पाया और तभी उसे महसूस हुआ सर की दाहिनी तरफ लगे हुए उस चोट के बारे में। सिर दर्द से फटा जा रहा था। उठकर जब आईने के सामने खड़ी हुई तो दाहिनी तरफ बहते हुए खून को देखकर चौंक पड़ी थी। हालांकि सर पर कहीं भी चोट के कोई निशान नहीं थे, मगर फिर भी वो खून बहता जा रहा था। ऐसी चोट कैसे लगती है ये अच्छी तरह से जानती है दुर्गा। समय की सीमा के पार जाते हुए जब कभी इंसान जबरदस्ती किसी लूप होल में प्रविष्ट करता है, तब वहां से निकलते समय घर्षण की वजह से बाहर छिटक पड़ते हुए ऐसी चोटें लग जाती हैं। पिछली बार भी जब मिस्र में एक खास घटना का अनुमान लगाने के लिए वो गई थी, तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मगर ये टाइम ट्रैवल जैसी कोई घटना नहीं है। वो सिर्फ कुछ पलों के लिए अपनी क्षमता से समय के उन नलियों में झांक सकती है और कभी कभी असावधानीवश उन लूप होल्स में जरा ज्यादा अंदर सिर घुसा देने की वजह से ऐसी चोटें लग जाती हैं। उसने रात में जो देखा था उसका क्या अर्थ था? कभी कभी समय किसी भयंकर अतीत का अनुमान लगवाता है। क्या यह भी ऐसा ही कुछ था? आ सकता हूं? अचानक एक पुरुष आवाज सुनकर वो चौंक पड़ी। देखा तो दरवाजे पर गोपेश्वर बाबू खड़े थे। आइए, उन्हें अंदर बुलाया। गोपेश्वर बाबू स्वभाव में अपने दोनों भाई से बिल्कुल अलग थे। साधारण शब्दों में कहे तो अच्छा इंसान जिसे कहते हैं वो यही है। कुछ कहेंगे? दुर्गा ने पूछा। बस आप कुछ अनुमान लगा पाई? कुछ तो लगा ली हूं। कुछ आज रात को एक विशेष अनुष्ठान से पता लगा लूंगी। ओह अच्छा। उनके चेहरे में एक अजीब सी चंचलता लहरा रही थी। ओह अच्छा, ठीक है। आप अपने भैया को पसंद नहीं करते हैं, ये बात मैं जानती हूं। अचानक ही उनकी आंखों में आंखें डालकर दुर्गा बोल पड़ी। हाँ, आपके पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए उनके की हर बात को आपको मानना पड़ता है। इतना तो मैं समझ गई हूं, मगर उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं वो मैं नहीं पकड़ पा रही हूं। अपनी दिल की गहराइयों में बहुत कुछ छुपाए हुए हैं। कुछ देर के लिए जैसे पत्थर की मूर्ति बन गए थे गोपेश्वर। फिर अचानक बोल पड़े। महीने भर पहले मेरे साथ एक बहुत अजीब घटना घटी थी, वही आपको बताने आया था। पता नहीं क्यों मन कह रहा है कि जो कुछ भी मैंने देखा था उसके साथ हमारे घर में हो रही घटना का कोई सीधा संबंध है। क्या देखा था आपने? मजले भैया का घर ऊपर आखिरी तरफ है, वहाँ वो अकेले रहते हैं। हमारा कमरा नीचे है। उस रात
अचानक मेरी नींद टूट गई थी। अब इतना बड़ा घर है, समझ ही रही हैं, छोटा सा भी कुछ आवाज़ हो तो चारों ओर फैल जाता है। उस दिन रात में भी ऐसा लगा जैसे जैसे कोई बड़ी सी थाली ऊपर के कमरे में गिरी हो। अब सुनकर मन में कौतूहल जागना स्वाभाविक है, इसलिए पहली मंजिल की तरफ चढ़ गया। जैसे ही मजले भैया के कमरे में पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मन में कौतूहल और बढ़ गया और फिर मैं ऊपर छत की तरफ चढ़ गया। छत पूरा खुला हुआ है, बस एक तरफ एक छोटा सा कमरा है जो हमेशा बंद ही रहता है। साल में 1-2 बार उसकी सफाई करने के लिए उसे खोला जाता है। अचानक ठहर गए गोपेश्वर। उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिख रही थी। वो फिर बोल पड़े। छत का दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैं छत में अंदर चला गया। घने अंधेरे छत में मैं दबे पांव से आगे बढ़ रहा था। उस कोने वाले कमरे के पास पहुंचकर मैं चौंक गया। कमरा का दरवाज़ा खुला था और सामने मजले भैया बैठे हुए थे। भैया दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे। उनके हाथ हिल रहे थे। हाथ हिलने की भंगिमा देख के समझ में आ रहा था जैसे वो थाली से कुछ लेकर खा रहे हैं और सामने अंधेरे में किसी को खिला रहे हैं। मैं पूरे शरीर से कांप उठा था। फिर भी न जाने कहाँ से हिम्मत करके मैंने मजले भैया का नाम दे के बुलाया। उन्होंने मुड़ के मेरी तरफ देखा और मैंने जो दृश्य देखा था उसे देखकर मजले भैया के पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था और हाथों में पकड़ी थाली में था ढेर सारा भात। उनकी आंखें जैसे किसी जानवर की तरह जल रही थी। बस कुछ ही पल उसके बाद मछली भैया मेरे आंखों के सामने से गायब हो गए। मैं इतना डर गया था कि तीर की तरह नीचे की तरफ दौड़ पड़ा और दौड़ते दौड़ते जब भैया कमरे के सामने से गुजरा, वो दरवाजे में खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। मुझे देखकर बोल पड़े, क्या हुआ है, मैं इतनी रात को छत में क्यों गया था? मगर उस वक्त मैं इस हाल में नहीं था कि उनको जवाब दे सकूं।